नमस्कार। अमेरिका में राहुल गांधी के बयानों से क्या वाकई भारत का अपमान हुआ है? क्या विपक्षी एकता से बीजेपी परेशान हो रही है? क्या यह सच है कि देश में लव जिहाद की कोई साजिश रची जा रही है? या अचानक से साधु संत और बाबाओं ने हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों शुरू कर दी है? क्यों जातियों पर घमासान मचा है? क्यों औरंगजेब के नाम पर लड़ाई हो रही है? अरविंद केजरीवाल के पीछे कौन पड़ा है? इस वक्त बहुत से सवाल हैं जो सत्ता से, बीजेपी से पूछे जाने चाहिए। इसीलिए आज टीवी 9 भारतवर्ष के इस मेगा पॉलिटिकल शो में, अपने इस हाईटेक स्टूडियो में, हमने उन्हें बुलाया है जो पूरे दमखम से हर सवाल का जवाब देती हैं। स्वागत करते हैं देश की विदेश राज्य मंत्री, संस्कृति राज्य मंत्री, दिल्ली से लोकसभा सांसद, कानून की जानकार, बीजेपी की जोरदार वक्ता, जिन्हें कहते हैं नई दिल्ली की बेटी, आज देश के 5 संपादकों का सामना करने आ रही हैं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी। जोरदार तालियों से स्वागत है। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। हमारे बहुत सीनियर 5 एडिटर्स हैं। मैम बैठिए, प्लीज बैठिए। थैंक यू। मीनाक्षी जी मेरे साथ हैं, ज्योति जी मेरे साथ हैं, अंशुमन जी मेरे साथ हैं, राजगोपालन जी मेरे साथ हैं, रामकृपाल जी और मेरे साथ हैं संदीप जी। अब सबसे पहला सवाल तो मीनाक्षी जी ये है कि प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं अमेरिका, बहुत बड़ा ऑनर है, लेकिन देश के लिए इस ट्रिप से क्या टेक अवेज होने वाले हैं? आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, जब देश की छवि बढ़ती है तो पहली बात तो यह है कि कोई भी देश आज के समय में जो अंतर्राष्ट्रीय या ग्लोबल समय है ग्लोबलाइजेशन का, उसमें एक आप आइसोलेटेड आइलैंड नहीं हो सकते कि आप अपने आप में एक द्वीप बनकर अंदर बैठे हैं। ऐसा समय नहीं है। तो आपको दुनिया भर में अन्य देशों से, अन्य लोगों से कोई ना कोई कांटेक्ट, कनेक्ट रखना होता है और देश के लाभ के लिए, देश के फ़ायदे के लिए आपको सबके साथ मिलकर काम करना होता है। तो जब देश की छवि दुनिया में बेहतर दिखाई देती है तो अल्टीमेट फ़ायदा जो है उसका वो भारतीय जनता को ही प्राप्त होता है। बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे मन में, पता नहीं समय कितना ये लोग देंगे, नहीं तो एक उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ जो अभी हाल ही का उदाहरण है। मान लीजिए यूक्रेन में 20-25 हज़ार भारतीय फंसे हैं, जिसमें 20,000 के आसपास यंग बच्चे हैं, आपकी उम्र के लोग हैं, और वहाँ पर युद्ध छिड़ गया। अब युद्ध पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम चाहें भी तो कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन भारतीय नागरिक अपने बच्चों को हमें वहाँ से निकालना है। तो आसपास के 5, 6, 7 देश जिसको हमने बेस बनाकर वहाँ से बच्चों को बाहर निकाला, फिर उनको वहाँ पर 1 रात, 2 रात, 3 रात, 5 रात, जब तक अगली फ़्लाइट आती है तब तक रुकने की, खाने पीने की सुविधा वो सब प्रोवाइड करना है, वो किया। और जो देश आपस में लड़ रहे हैं, इंडिविजुअली वो देश आपस में दुश्मनी निकाल रहे हैं, लेकिन भारत की दोनों से दोस्ती है, दोनों से पहचान है, दोनों से संपर्क है। तो उन दोनों देशों से बात करके हमने कहा थोड़ा युद्ध विराम कीजिए ताकि हम अपने बच्चों को यहाँ से खींचकर बाहर ले जा पाए। और फिर उन 5-6 देशों में जो जिस बॉर्डर के नज़दीक था वहाँ पर अपने बच्चों को रखा और अगली फ़्लाइट उसकी अगली फ़्लाइट का इंतज़ार कर करके जो भी हालात हैं वहाँ भोजन, बाकी व्यवस्थाएँ करने का काम है, वहाँ पर वो सब किया गया। तो आप समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमारे रिश्ते उन 6-8 देशों के साथ ठीक नहीं होते तो भारत की जनता को ही नुकसान होता, और वो 20-25 हज़ार बच्चों का नुकसान मतलब 20-25 हज़ार परिवारों का नुकसान, यानी 1-2 लाख लोगों का नुकसान। तो इसलिए जब भी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क स्थापित करना होता है और देश की बात करनी होती है तो उसके मूल में उसका जो कोर है, उस कोर के अंदर भारत को क्या मिला, भारत के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, भारत की व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जा सकता है, वही रहता है। अपने देश की भलाई के लिए ही ये सब चीज़ें की जाती हैं। और वो देश जो टेक्निकली आपसे मतलब वो अमीर लोग हैं, उनके पास पैसा है, जो अन्य देशों में वो इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे भारतीय रहते हैं, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके लिए भारत का ही पक्ष जो है मूल में रहता है, और इसलिए सब संपर्क हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं आना चाहूँगा पॉलिटिकल सवालों की तरफ। जी। अब आप लोग कह रहे हैं
9 साल बेमिसाल। जी। कांग्रेस कह रही है 9 साल नो कमाल। नो कमाल। हाँ, कुछ नहीं किया। आज मैं फिर इनकी पोल खोल के ही जाऊंगी। शुक्र है आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी सवालों से ही जवाब निकलते हैं। जो बात आज तक आप सबसे हम सबसे छुपा के रखी, आज मैं वो बात कहने जा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि देश की बहुत बड़ी जनसंख्या को ये पता है कि हम लोग सब सहारन इकोनॉमी से भी बदतर हालात में थे 1947 से लेकर 2014 तक। ये किसी को मालूम है? कभी किसी ने इस बारे में जिक्र किया? कभी कोई पॉइंट ऑफ व्यू इस पे रखा गया? जवाब है नहीं। हम अगर माने कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था मान लीजिए एवरेज जो है 100 है, तो भारत का सबसे बेहतर समय जो था वो 1960 में था, जब हम ग्लोबल अर्थव्यवस्था का 18% थे। समझिए, जब 100 थे दुनिया तो हम केवल 18 पे अटके हुए थे 1960 में। वो हमारी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। और 1960 के बाद लगातार हम नीचे की तरफ गिरते चले गए। और जो बात आपको आज तक किसी ने नहीं बताई, वो बात मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके हिस्सेदार थे। और 1971 से लेकर वो अर्थव्यवस्था में किसी ना किसी पद पर रहे। वो डेप्यूटी गवर्नर बने आरबीआई के, वो गवर्नर बने आरबीआई के, वो फाइनेंस मिनिस्टर बने और वो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। तो ये हालत थी उस व्यक्ति की जब 1960 से लेकर 1992 तक देश की अर्थव्यवस्था नोज डाइव कर रही थी। तो ये व्यक्ति किसी ना किसी पद पे थे। अर्थव्यवस्था के बुरे हाल के लिए जिम्मेवार कौन है जी? वो लोग जो उसकी पॉलिसी मेकिंग में शामिल हैं। और उसके बाद देखिए कि जो आज आपको हालात दिखाई देते हैं पाकिस्तान के, वो हालात से बदतर हालात आपके थे 1992 के अंदर। और जो बदलाव देश में आया वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का कमाल नहीं था, माफ़ी चाहती हूँ जी, वो कमाल था आईएमएफ का। क्योंकि आईएमएफ ने वो कंडीशंस लगाई थी आपके ऊपर कि सोना गिरवी रखो तो पैसा मिलेगा, आप अपनी मार्केट ओपन करो तब पैसा मिलेगा, जीएम फूड अलाउ करो तब पैसा मिलेगा। तो ये सब अर्थव्यवस्था का जो झालमेल है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे हुआ। मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने आपको ये बात बताई होगी, पर थैंक यू, आपने ये सवाल पूछा, मुझे अपनी बात कहने के लिए मौका दिया, नहीं तो मेरे को ये मौका ही नहीं था।